नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 29 जून 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है ये। थोड़ा सा देर हो गया लाने में क्योंकि सुबह से इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो बनाना था। इकोनॉमिक सर्वे का 1 घंटे का वीडियो बनाया है, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। उसको देखिएगा, वहाँ से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो वो बहुत ही ज़रूरी वीडियो था, इसलिए उसको मैंने सुबह सुबह बनाया। उसके बाद दैनिक जागरण वगैरह का न्यूज़पेपर कटिंग इकट्ठा करके फिर इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा सा आज का लंबा होगा क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी है और आर्टिकल भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले आर्टिकल पर ही चलते हैं, फिर हम लोग हेडलाइन से शुरू करेंगे और एक एक योजना भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए सबसे पहले आर्टिकल को हम लोग डिस्कस करते हैं। द हिंदू का आर्टिकल है ये और किस पर आधारित है तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा, मूविंग अवे फ्रॉम द टेक मेक डिस्पोज मॉडल। क्या है ये मॉडल और रिसाइकल अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा आज आपको डिटेल बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए क्या है ये, संसाधन दक्षता यानी कि रिसोर्स इफिशियंसी और चक्रीय अर्थव्यवस्था, सर्कुलर इकोनॉमी। ये टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिएगा। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में आपसे शॉर्ट फॉर्मेट में मेंस में पूछ सकता है। वे प्रभावशाली रणनीतियां हैं जो प्राकृतिक संसाधन पर निर्भरता को प्रभावी ढंग से न्यूनतम कर सकती हैं, अपशिष्ट को कम कर सकती हैं, सतत संवहनीय डिजाइन अभ्यासों को प्रोत्साहित कर सकती हैं। ओके, क्या होता है भाई रिसाइकल या सर्कुलर? क्या होता है, एक ही चीज़ को बर्बाद होने से रोककर उसका पुनः उपयोग करना, बार बार उसका पुनः उपयोग करना, इसको क्या कहा जाता है, रिसाइकल कहा जाता है, या इसको सर्कुलर इकोनॉमी, चक्रीय अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जिस अर्थव्यवस्था में वेस्ट कम क्रिएट होते हैं और आपका क्या होगा, उससे अपशिष्ट कम क्रिएट होते हैं, जिससे क्या होता है, प्राकृतिक रिसोर्स पर हमें निर्भरता कम कर रखनी पड़ती है। इसी क्या कहा जाता है, सर्कुलर इकोनॉमी कहा जाता है। ऐसा इकोनॉमी जो चक्रीय आधार पर चलती है, उसमें से वेस्ट कम अपशिष्ट निकलते हैं, अपशिष्ट वगैरह कम निकलते हैं और वो सर्कुलर आधार पर काम करता रहता है, जिसमें नेचुरल रिसोर्स की कम पड़ती है। सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए एसडीजी को साकार करने के सामूहिक वैश्विक प्रयास में संसाधन उपयोग को आर्थिक विकास से पृथक करना महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। टेक मेक डिस्पोज से रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल, RRR का फॉर्मूला याद रखिएगा, रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल मॉडल की ओर आगे बढ़ने की आवश्यकता को चिन्हित करते हुए भारत ने G20 फोरम विचार विमर्श के लिए 3 मुख्य विषयों से एक के रूप में संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी है। देखिए G20 में जिन जिन चीज़ों पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो उनमें टॉप में किसको रखा गया है, तो यही इसी को रखा गया है कि भाई संसाधन दक्षता होना चाहिए, रिसोर्स का इफिशियंस यूज होना चाहिए और आपका क्या होना चाहिए, रिसाइकल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम लोग। इसको ध्यान रखिएगा, एक टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। भारत ने अपने G20 अध्यक्षता के दौरान चक्रीय अर्थव्यवस्था के लिए 4 प्राथमिक क्षेत्रों को अपनाया है। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 4 ऐसे प्राथमिक क्षेत्र को चिन्हित किए हैं, जहां पर सबसे पहले उसको बढ़ावा इस्पात का क्षेत्र हो गया। इस्पात में चक्रीयता यानी कि इस्पात के बर्बादी को रोकना। कोई मशीन अगर बन गया है लोहे का, तो जब वो खराब हो जाएगा तो फिर से उसको रीयूज करके, रिसाइकल करके फिर से नया मशीन क्रिएट करना। 100% रिसाइकल पर ध्यान देना कि भाई कोई भी मटेरियल खराब ना जाए, वेस्ट क्रिएट ना हो। इसी को क्या कहा है, चक्रीय अर्थव्यवस्था। दूसरा है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी और चक्रीय जैव अर्थव्यवस्था और औद्योगिक नेतृत्व वाली संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन की स्थापना करना। G20 के समुदाय के भीतर संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था रणनीति को अब आधिकारिक महत्व से देखा जा रहा है। तो आपसे टर्मिनोलॉजी अगर पूछेगा कि ये बताओ गुरु कि ये क्या होती है चक्रीय अर्थव्यवस्था, तो आप बता देंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डेवलप मार्केट फॉर रिसाइकल मटेरियल, डिजाइन बेटर प्रोडक्ट, रिड्यूस प्रोसेस वेस्ट, ऑप्टिमाइज लाइफ साइकिल थ्रू अल्टरनेटिव कंजम्पशन। और अगला क्या लिखा हुआ है, प्रमोट रीयूज को प्रमोट करना किसी भी चीज़ का, इम्प्रूव कलेक्शन। उसके बाद से इम्प्रूव कलेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आपके घर से वेस्ट ले जाएगा तब तो उसको रिसाइकिल करेगा ना। उसके बाद से क्या है, इनकरेज रिसाइकलिंग, इकट्ठा करने के बाद इनकरेज रिसाइकलिंग। इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं होगा रिसाइकिल करने का या उसको फिर से पुनः चक्रित करने का, तो हम बनाएंगे कैसे, और फिर से कहाँ पर आ जाएंगे हम, डेवलप मार्केट फॉर रिसाइकल मटेरियल। ये चक्र को बनाकर रखिएगा, हिंदी में बनाना हो, इंग्लिश से बनाना हो, उर्दू में बनाना हो, जिस पे बनाना हो बना कर रखिएगा। एग्जाम में जब आपसे सर्कुलर इकोनॉमी पूछा जाएगा, चक्रीय अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा, द हिंदू का आर्टिकल है, G20 में हमारी प्राथमिकता है, तो यहाँ सर इस फोटो को बना कर आइएगा सेम टू सेम। ओके, अगला पर चलते हैं। देखिए क्या है, इस्पात क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या महत्व है, एक एग्जाम्पल से भी मैं समझा देता हूँ। अब संरचना और औद्योगिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री होती है ये इस्पात, स्टील, अंग्रेजी में स्टील। ओके,
इस्पात निर्माण, विनिर्माण, परिवहन सहित विभिन्न क्षेत्रों के लिए मूलभूत निर्माण सामग्री है। बिना लोहा के कौन सा काम होता है कंस्ट्रक्शन वगैरह का, गाड़ी से लेकर और छोटा सा साइकिल बनाने तक हर चीज़ में किस चीज़ का उपयोग होता है, लोहे का और स्टील का तो उपयोग होगा ही। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है इस्पात की मांग बढ़ती जाती है, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक दबाव पड़ता है, क्योंकि हम कहाँ से लाते हैं भाई, और तो हम प्रकृति से ही लाएंगे। ऊर्जा क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन, वैश्विक स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र के कुल उत्सर्जन के लगभग 7% भाग के लिए लौह और इस्पात उत्पादन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, जितना वैश्विक स्तर पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसमें सबसे ज़्यादा किसका जिम्मेवार है, तो भाई यही है जो आपका स्टील उद्योग है। पारंपरिक रैखिक उत्पाद मॉडल, जो अभी जो है एक लाइनर प्रोडक्शन, कोई एक बार कोई चीज़ बन गया तो दोबारा फैक्ट्री तक लौट के आए इसकी कोई संभावना नहीं होती है। ये उच्च संसाधन खपत उत्सर्जन की ओर ले जाता है, जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण क्षरण में योगदान करता है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, चक्रीय इकोनॉमी जो होती है इसकी क्या खासियत होती है, तो आप क्या बताएंगे कि चक्रीय इकोनॉमी से पर्यावरण को भी फ़ायदा पहुंचता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, प्रकृति का दोहन कम होता है। एसडीजी का जो एक गोल है कि भविष्य के लिए संसाधनों को सुरक्षित करना, तो वो इससे संभव हो पाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अगले पर चलते, अपशिष्ट उत्पादन को कम करना। चक्रीय प्रणाली का उद्देश्य संपूर्ण इस्पात उद्योग में अपशिष्ट उत्पादन को कम करना और उत्तरदायी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना। अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब क्या होता है भाई, वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना। जैसे हम लोग बात करते हैं ना वेस्ट टू वेल्थ की, जैसे जो आपका भवन निर्माण वगैरह में जो भी वेस्ट बनते हैं उससे भी हम सड़क निर्माण करने की बात करें, प्लास्टिक से सड़क निर्माण की बात करें, तो ये सब किस में आ जाएगा, सर्कुलर इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं। इस्पात क्षेत्र में चक्रीय अर्थव्यवस्था का दृष्टिकोण अपनाकर अपशिष्ट निपटान और लैंड फिलिंग से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव को काफ़ी कम कर सकता है। हम लोगों के आदत में होता है चक्रीय अर्थव्यवस्था, जैसे कोई कपड़ा खरीदते हैं तो सबसे पहले उसको पर्व त्योहार में पहनेंगे भाई, उसके बाद वो डेली यूज़ या स्कूल जाने के लिए होता है, उसके बाद उसका कुछ काम नहीं है तो घर में पोछा के लिए यूज़ कर लो, उसके बाद भी ख़राब हो गया तो साइकिल पोछने, गाड़ी पोछने के लिए यूज़ कर लो। क्या है भाई, ये भी एक ही चीज़ का हम बार बार रीयूज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, और सबसे अंत में क्या करते हैं, तो उसको किसी पर फेंक दो या कुछ और काम कर लो या कुछ भी कर लेते हैं, कुछ नहीं तो जला ही लेते हैं। तो ये क्या होता है, तो यही कहलाता है रिसाइकल और रीयूज़। रीयूज़ यही कहलाता है, रिसाइकल अलग होता है, ये रीयूज़ कहलाता है कि बार बार एक चीज़ को फेंकना नहीं। ये भारतीय संस्कृति का भाग होता है जिसमें हम रीयूज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, किसी भी चीज़ को हम फेंकते नहीं हैं जल्दी, ये हमारी पहचान होती है। तो इसी को अब इकोनॉमी के लेवल पर भी उतारने की बात चल रही है। सतत विकास लक्ष्यों को बढ़ावा देना। चक्रीय इस्पात अर्थव्यवस्था से उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के लिए साझेदारियों सहित संयुक्त राष्ट्र के कई सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना आसान होगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक ही एग्जाम्पल से मैंने समझाया है, और भी इसके एग्जाम्पल हैं, दृष्टि वगैरह की वेबसाइट पर जाके इसको पढ़ सकते हैं आप लोग डिटेल में। ये सब डाटा मैं वहीं से उठाता हूँ, कोई नया मेरा नहीं रहता है। ओके, अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्या है, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना। अब वो क्या है भाई, संस्कृति मंत्रालय चला रही है, वहाँ से शॉर्ट फॉर्मेट में अगर आपसे सवाल पूछे गए तो वो अगर कठिन हो जाएगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो चलिए देखते हैं उसको। देखिए क्या लिखा हुआ है कि सरकार ने ग्रामीण भारत के विभिन्न सांस्कृतिक विरासतों का दोहन करने के प्रयास में देश भर में अनूठी विशेषता वाले 1 लाख से अधिक गाँव की पहचान की है और उनका दस्तावेजीकरण भी किया, डॉक्यूमेंटेशन किया है। अंग्रेजी मीडियम के बच्चों के लिए कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन किया है। यह पूरा कार्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन, नेशनल मिशन फॉर कल्चर मैपिंग के मेरा गाँव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत किया गया है। परसों आपने देखा होगा, अगर इंस्टाग्राम पर देखा होगा कि जो कुतुब मीनार है दिल्ली में, उस पर बहुत ही सुंदर लेजर लाइट कार्यक्रम वगैरह किया गया था इसी योजना को प्रमोट करने के लिए। प्रमोशन पर ज़्यादा ध्यान रहता है इस गवर्नमेंट का। चलिए देखते हैं ये योजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया रखिएगा। पीटी में भी यहाँ से सवाल पूछ सकता है, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा चर्चा में है। इस प्रक्रिया में राष्ट्र के सांस्कृतिक संपत्ति, कला भंडारों की पहचान तथा मानचित्रण करना शामिल है। इसके अंतर्गत कला संबंधी अभिव्यक्ति, शिल्प तथा कौशल, ज्ञान परंपरा, मौखिक, श्रव्य, दृश्य या गतिज प्रकृति की सांस्कृतिक प्रथाएं आती है। कोई भी ऐसी प्रथा जो मौखिक रूप से प्रचलित है, श्रव्य रूप से प्रचलित है, दृश्य के रूप में प्रचलित है, मान लीजिए कोई नाच गाना हो गया तो दृश्य के रूप में हो गया, ये सभी क्या इसमें शामिल हो जाएंगी, इसमें शामिल हो जाएंगी धरोहर में। सांस्कृतिक मानचित्रण के दौरान चिन्हित समुदाय के कलाकार और शिल्पकारों के अनुष्ठान, सामाजिक व आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी पर ध्यान दिया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत क्या है भाई कि हम एक कल्चरल मैपिंग करेंगे पूरे भारत का।
जिसमें हम हर गांव, जो 1 लाख से अधिक हमने गांव चुने हैं, उन गांव के हम सांस्कृतिक पहचान को चिन्हित करेंगे कि भाई ये जो गांव हैं, चाहे वो गांव तेलंगाना में हो, चाहे वो अपना बिहार में हो, चाहे वो अपना असम में हो, चाहे वो अपना नागालैंड में हो, या मणिपुर है, फिर मिजोरम है, या त्रिपुरा है, कहीं पर भी हो, तो उन सभी गाँवों के हम कल्चर को क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, उनको चिन्हित करेंगे कहाँ पर कौन सी चीज़ों को बढ़ावा दिया है। इससे क्या होगा, विलेज टूरिज्म बढ़ाने की सरकार कोशिश कर रही है कि देखिए अभी टूरिस्ट जो आते हैं, पर्यटक जो आते हैं, वो तो शहरी क्षेत्र में आते हैं या किसी ऐसे सुंदर जगह पर जाते हैं। विलेज का टूरिज्म अपने देश में नहीं है, जबकि बाकी पूरा दुनिया में विलेज का टूरिज्म कॉन्सेप्ट भी है कि गांव घूमने के लिए पर्यटक क्यों नहीं आ सकते, गांव की संस्कृति देखने के लिए क्यों नहीं आ सकते। तो इस चीज़ को भी आगे बढ़ावा दिया जा सकता है इस योजना के द्वारा। देखिए अगला क्या लिखा है इन्होंने, गाँव का वर्गीकरण, गाँव को पारिस्थितिक, विकासात्मक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ सांस्कृतिक पहलू जैसे प्रसिद्ध वस्त्र या उत्पाद, कुछ ऐतिहासिक पौराणिक घटनाएं, स्वतंत्रता संग्राम, महाभारत जैसे महाकाव्यों के आधार पर 7 से 8 श्रेणियों वर्गीकृत किया गया। अब गांव जो हम चिन्हित करेंगे कल्चरल रूप से, उनको कैसे बांटेंगे, तो हम बोलेंगे ये पारिस्थितिक रूप से अलग गाँव है। जैसे नॉर्थ ईस्ट का एक गाँव है जो एशिया का सबसे स्वच्छ और 100% नवीकरणीय वाला गाँव है। जैसे मान लीजिए, जैसे मेरठ के पास में हस्तिनापुर है, तो वो क्या है भाई, हस्तिनापुर वाकई जगह है भाई, वहाँ महाभारत काल के बहुत सारे अवशेष मिले हैं और वहाँ पर खुदाई चलती रहती एएसआई का, तो उसको हम महाभारत की श्रेणी में डाल देंगे। ऐसे अयोध्या है या भीलों का गांव है दक्षिण भारत, जब आप मध्य भारत में बढ़ेंगे एमपी में, या छत्तीसगढ़ की एक जनजाति है जो पूरे शरीर पर राम 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 लिख कर रखती है, तो उसको हम लोग रामायण से जोड़ देंगे। इसी तरह से अलग अलग धार्मिक समुदाय, अलग अलग धार्मिक पहचान, पारिस्थितिक पहचान, विकास का पहचान, ऐतिहासिक महत्व। वैसे जहाँ से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, यूपी के पास, दिल्ली के पास में ही, यहाँ पर एनसीआर में ही एक गाँव है, जहाँ पर उस गांव में जिस तरह के कृत्य अंग्रेज़ों ने किए थे, विभत्स तरीके के सजाएं दी थी क्रांतिकारियों को, वैसा सजा पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी नहीं दिया गया है। तो वो भी एक पहचान बन जाएगी। उसी के बहाने उस गांव को लोग देखने जा सकते हैं। हम वहाँ पर एक छोटा मोटा डेवलप कर देंगे, लेजर शो या कोई ऐसा जगह दिखा देंगे, या कुछ हथियार वगैरह रख देंगे, एक छोटा सा म्यूजियम बना देंगे। तो ये क्या डेवलप होगा, पूरे देश में एक पर्यटन का माहौल डेवलप होगा इससे। देखिए अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। पारिस्थितिक श्रेणी क्या है, राजस्थान का बिश्नोई गाँव, अब बिश्नोई को वगैरह को तो जानते ही होंगे, ये अतिवादी होते हैं। अतिवादी का मतलब पर्यावरण के प्रति इनका जो जुनून होता है वैसा किसी का भी नहीं होता है। अगर आपने इकोलॉजी में इतिहास वगैरह पढ़ा होगा, इकोलॉजी का इतिहास थोड़ा सा पढ़ना होता है, आंदोलन वगैरह का, जैसे चिपको आंदोलन आप पढ़ते हैं ना, तो उसी तरह का बिश्नोई लोगों का बड़ा ही समृद्ध इतिहास रहा है। ये लोग पेड़ को जल्दी काटते नहीं हैं। हिरन जो होते हैं छोटे छोटे, जिसको बग को मार दिया था सलमान खान ने, याद होगा ना आपको, तो उसको वहाँ की जो बिश्नोई की महिलाएं होती हैं वो अपना दूध पिला के पालती हैं उसको। तो इतना ज़्यादा इनका जुनून होता है प्रकृति के प्रति। तो ये किस में आ जाएगा, ये पारिस्थितिकी के लिए आ जाएगा। बिश्नोई लोगों का गांव जो होता है राजस्थान को होते हैं। रैनी गांव चिपको आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है इनका, रैनी गांव। चिपको आंदोलन एक तो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा वाला उत्तराखंड का जो टिहरी के हैं, और एक है आपका राजस्थान में जहाँ पर एक राजा ने पेड़ कटवाना शुरू किया तो लोग पेड़ से चिपक गए थे और राजा इतना क्रूर था कि उसने पेड़ सहित लोगों को काट दिया था। इस तरह की कहानियाँ भी हमें देखने को मिलती है। विकासात्मक महत्व में गुजरात का मोढेरा भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव है। अब इसी के लिए हम इसको चिन्हित कर सकते हैं। ऐतिहासिक गाँव जैसे मध्य प्रदेश का कंडेल प्रसिद्ध जल सत्याग्रह स्थल है, उत्तराखंड का हैनोल, कर्नाटक का विद्रास्वर और महाभारत से संबंधित गांव है ये सब। हिमाचल का सुकेती, एशिया का सबसे पुराना जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, तो हिमाचल के सुकेती में है। कश्मीर का पंडेरथन शैव रहस्यवादी लाल देद का गांव है। ये शैव रहस्यवादी थे। ये शैव धर्म में बहुत सारे रहस्यवादी होते हैं, जैसे कापालिक का आपने नाम सुना होगा, जो नर मुंड में जो होता है इंसान का जो मुंडी होता है, जो अपना खोखला कपाल होता है, उसमें वो लोग भोजन करते हैं। कपालिक लोग पढ़ा होगा आपने इतिहास में, कल्चर में पढ़ना है भाई कश्मीर। तो कश्मीर के पंडरेथन हैं जो शैव रहस्यवादी होते हैं शैव धर्म में। और जो शाक्य धर्म होता है, शाक्त जिसको कहा जाता है, शाक्त क्या होता है, जो मुख्यतः काली की पूजा करते हैं, तांत्रिक समुदाय होता है। इन सब में अलग अलग होते हैं, तो इनसे जुड़ी हुई चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं किसी गांव को जोड़कर। सर्वेक्षण प्रक्रिया क्या रखा है भारत सरकार ने, सांस्कृतिक मंत्रालय और सामान्य सेवा केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संयुक्त टीमों के द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण के माध्यम से गाँव की सांस्कृतिक संपत्ति का मानचित्रण किया गया है। इसमें गाँव, ब्लॉक या जिले के विशेष विशेषताओं को जनता द्वारा साझा किया जाता है। सर्वेक्षण प्रक्रिया में एक CSC ग्राम स्तरीय उद्यमी स्थानीय लोगों के साथ बैठक आयोजित करता है और एक विशेष आवेदन पर उनके गांव के बारे में दिलचस्प जानकारी अपलोड करता है। भविष्य की योजनाएं क्या हैं,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र योजना देश के सभी 6.5 लाख गांवों को कवर करके 6,500 गांवों के समूहों पर विशेष फिल्म बनाने संबंधित है, उनकी अनूठी विरासत को प्रदर्शित करती है। इंदिरा गांधी आर्ट सेंटर दिल्ली में है ये आपका। अगला क्या है, ड्रोन के माध्यम 750 क्लस्टर गाँवों पर लघु फिल्में बनाई जाएंगी। और क्या है, इस गाँव पर विस्तृत ब्रोशियर के साथ ही फिल्मों को द नेशनल कल्चर वर्क प्लेस नामक वेब पोर्टल पर उपलब्ध करवाया जाएगा। ये वेब पोर्टल में प्रालेखित सभी गाँवों का एक आभासी संग्रहालय भी होगा, वर्चुअल संग्रहालय होगा। जैसे यूपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे तो यूपीएससी का वर्चुअल संग्रहालय है, आप क्लिक करेंगे तो यूपीएससी का पूरा ऑफिस आपको घुमा देगा, यूपीएससी का आपको वर्चुअल संग्रहालय दिखेगा। और क्या है, क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से एक गांव को अपलोड करने की सुविधा होगी। ग्रामीणों को स्वयं गांव के डेटा को संपादित और अपलोड करने की अनुमति होगी। अगर आपका गांव इसमें शामिल होगा तो आप भी अपने गांव से जुड़ी हुई चीज़ें डाल सकते हैं। एनएमसीएम को देश भर में कला रूपों, कलाकारों, अन्य संसाधनों का व्यापक डेटा विकसित करने के लिए वर्ष 2017 में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। अब ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते, तो एक तरीके का आपको आइडिया तो लग ही गया होगा, मेरा गांव मेरी धरोहर योजना आखिरकार में है क्या। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, देखिए प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचा रहे हैं। फोटो से बहुत शौक है भाई, महाराज बहुत शौक है इनको फोटो का। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूरिया गोल्ड के रूप में किसानों को उर्वरक का एक नया विकल्प दिया है। यूरिया गोल्ड कल मैंने आज ही सुबह सुबह जो मैंने आपको अपलोड किया है इकोनॉमिक सर्वे का, उसमें भी मैंने यूरिया गोल्ड की चर्चा की थी। देखिए यूरिया गोल्ड वगैरह के बारे में पीटी में पूछा जा सकता है आपसे। नीम कोटेड जब यूरिया आया था तो उसके बारे में यूपीएससी ने सवाल पूछे थे पीटी में, और मेंस में भी पूछा था कि किस प्रकार से बेनिफिट पहुँचाएगा किसानों को। तो गोल्डन यूरिया की बात हो रही है और लिक्विड यूरिया की बात हो रही है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मोदी जी ने यूरिया उर्वरक के रूप में, यूरिया गोल्ड के रूप में किसानों को उर्वरक का नया विकल्प दिया है। इससे मिट्टी में सल्फर की कमी दूर करने, फसलों की लागत कम करने में मदद मिलेगी। क्या है ये, देखिए जैसे नीम कोटेड यूरिया होता है ना, जिस पर क्या होता है, यूरिया का जो दाना होता है उसको हम नीम से कोटिंग कर देते। इससे क्या होता है, उसका खेत के अलावा कहीं और पर इस्तेमाल हो ही नहीं सकता है। यानी कि सब्सिडी वाला खाद खरीद कर कोई अगर उद्योगपति चाहे कि हम अपने फैक्ट्री में उसको उपयोग कर लेंगे, तो ये नीम कोटेड यूरिया के द्वारा समाप्त हो गया था। तो नीम कोटेड यूरिया बहुत फ़ायदा था, लेकिन इससे भी अच्छा कौन सा होता है, गोल्डन यूरिया होता है। क्यों, देखिए आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नीम कोटेड यूरिया से अधिक बेहतर है। इसके इस्तेमाल से उत्पादन और उत्पादकता के साथ फसलों की गुणवत्ता में भी वृद्धि होती, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों सुधरता है फसलों का। अभी इसे राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है। उन्होंने 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र भी राष्ट्रों को समर्पित किए हैं। बहुत सुंदर बात है। राजस्थान के सीकर में, अब यहीं से सवाल आएगा, राजस्थान के सीकर प्रधानमंत्री ने गुरुवार को खाद की नई किस्म सल्फर कोटेड यूरिया को लॉन्च करते हुए कहा, पिछले बृहस्पतिवार को, आज तो शनिवार हो गया, बृहस्पतिवार को जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने सीकर में इसको समर्पित किया है। तो डेट सहित याद रखिएगा, जगह को भी याद रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी कई बार डेट उठा के पूछ लेता है। इसका उद्देश्य मिट्टी में उर्वरकता को बढ़ाना और किसानों को इनपुट लागत को कम करना। इनपुट लागत मतलब खेती बाड़ी में जितना पैसा लगता है उसको कम करना। उन्होंने किसानों से किए गए वादे को दोहराया कि केंद्र सरकार यूरिया की कीमत के किसानों को परेशान नहीं होने देगी, या मोदी की गारंटी है वगैरह वगैरह। देखिए उसके बाद उनका भाषणबाजी है खूब सारा। देखिए अगला क्या लिखा है इन्होंने, अलग अलग देशों में जो यूरिया की कीमत है उसके बारे में लिखा है। तो ये सब हमें जानने की ज़रूरत नहीं, हमें क्या जानना था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने सीकर में ये गोल्डन यूरिया देश को समर्पित किया है, और इसको ध्यान में रखिएगा। और ये सल्फर कोटेड होता है, मुख्य रूप से सल्फर जो होता है ज़मीन में, गंधक जिसको कहा जाता है, उसको बढ़ा देता है। इतना हमें ध्यान रखना है। अगला न्यूज़ ये मैं बता चुका हूँ, मेरे गांव मेरी धरोहर। देखिए कुतुब मीनार पर आयोजित हो रहा है, लाइटिंग द्वारा गांव को हो रहे विकास को दर्शाया गया है। अब यहाँ से आज का आपका डिस्कशन शुरू हो रहा है। बहुत सारे पीटी फैक्ट भी आएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा। 3 से 4 श्रेणियों में बढ़ सकता है ओबीसी आरक्षण। ओबीसी को कितना % आरक्षण है भाई, तो 27% के आसपास में ओबीसी को आरक्षित दिया गया है। ओबीसी में लेकिन बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी, सबसे ज़्यादा जातियां ओबीसी में ही आती हैं। अदर बैकवर्ड क्लास नाम से बनाया गया, जिसमें एससी एसटी को छोड़कर और जनरल को छोड़कर बाकी जितने बचे सबको ओबीसी में डाल दिया गया। इससे चक्कर में हुआ क्या, ओबीसी में कट ऑफ जो होता है, एक बार मजाक हुआ है, इस बारे में बताता हूँ। जैसे 89 नंबर गया है कट ऑफ यूपीएससी पीटी 2022 का जनरल बच्चों का, तो 88.5 नंबर किसका गया है, ओबीसी का। वहाँ तो जो यूपीएससी में जनरल और लड़का लड़की भी नहीं होते हैं। अब 0.5 नंबर के कारण से ये बेचारे आरक्षित कहलाए और वो बेचारे क्या कहलाए, जनरल कहलाए। तो देखिए यही सब और भी कुछ समस्याएं हैं जिसको लेकर ओबीसी का वर्गीकरण किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, जिससे क्या हो कि अगर आरक्षण मिलता है। इसी के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था, तो देखिए जस्टिस रोहिणी आयोग को बनाया गया था।
दिल्ली के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस रोहिणी हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, आरक्षण के बाद भी इसके लाभ से वंचित अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कई जातियों को अब अपने हक से जुड़े लाभ के लिए ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा है। और इंतजार तो कितना कर रहे हैं, एक बार मैं आपको अंदाज़ा दिला देता हूँ। 2017 में इसको गठित किया गया था, उसके बाद से 15 बार कार्यकाल इसका बढ़ाया गया है, तो इतना ही तो इंतजार करना पड़ा है। 2017 से 2023 आ गया और अभी तक जस्टिस रोहिणी ढूंढ ही रहे हैं कि ढूंढ भी लिया होगा तो केंद्र सरकार जो मानने को तैयार ही नहीं था कि आपने सही ढूंढा है गलत ढूंढा है। और क्या कर रहे थे, बार बार इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा रहा था। एक बार इसको भी नज़र मार लेते। देखिए, ओबीसी आरक्षण के उप वर्गीकरण को लेकर केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2017 में, इसको नोट डाउन करके रखिए कब क्रिएट किया गया था इसको, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस जी रोहिणी की अगुवाई में इस आयोग का गठन किया था। वर्तमान समय में देश में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की करीब 2700 जातियां हैं। 2700 जाति ओबीसी में आते हैं, 2700 गिन सकते हो, सुबह से शाम लग जाएगा। इस आयोग के कार्यकाल को करीब 15 बार विस्तार दिया जा चुका है। मौजूदा आरक्षण नियमों के तहत ओबीसी जातियों के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मंडल आयोग की कहानी वगैरह तो याद होगा, वीपी मंडल का, और उसके बारे में तो अभी मैं बताऊंगा नहीं, बाकी आपको पता होगा वो सब। देखिए अगला क्या लिखा हुआ, करीब 6 वर्षों के लंबी जद्दोजहद के बाद जस्टिस रोहिणी आयोग ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर अपना काम पूरा कर लिया है। इस रिपोर्ट को गोपनीय रखा गया है और अगले 1 से 2 दिन में सरकार को सौंपने की तैयारी है। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके तहत ओबीसी आरक्षण को 3 से 4 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की गई है कि ओबीसी का जो आरक्षण है पूरे देश में, देखिए सेंटर में तो आपने नहीं सुना होगा ओबीसी ईबीसी नाम का कोई चीज़ होता है, ओबीसी होता है सेंट्रल। यूपीएससी ने कभी नहीं आपने देखा होगा ओबीसी के बस एक कैटेगरी पर निकलता है, तो उसमें तो बांटती नहीं है। तो अब उसको 3 से 4 भागों में बांटे जाने की सिफारिश की गई है। आरक्षण में बहुत बड़ा मूल चूल बदलाव आ रहा है, इसको लेकर तैयार हो जाइए। लेकिन जो जानकारी मिली है उसके तहत ओबीसी आरक्षण को 3 से 4 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश की है। पहली प्राथमिकता ऐसी उन सभी जातियों को रखने की सिफारिश की गई जिन्हें अभी तक इसका एक बार भी लाभ नहीं मिला है। कई बार क्या होता है, जो आज जिनका शोषण हो रहा है कल के वो शोषक बन जाते हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी बातों से ज़्यादा ऑफेंड होने की कोशिश मत कीजिएगा। कई सारी ऐसी जातियाँ हैं जिनको आरक्षण मिला है, पीढ़ी दर पीढ़ी मिला है और वो लाभ तो ले रही हैं, लेकिन उसी जाति के बाकी लोग जो दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, गाँव वगैरह में रहते हैं, जिनको इसके बारे में पता तक नहीं है कि उनको कोई विशेष सुविधा देती है सरकार। तो जो जातियां आगे बढ़ गई हैं आरक्षित वर्ग में ही, वो दूसरे का क्या करने लग जाते, उनका भी हक मारने लग जाती हैं। अब कोई एससी वर्ग से है या ओबीसी वर्ग से है, वो हाई फाई स्कूल में जीवन भर पढ़ा, जीवन भर हाई फाई स्कूल में पढ़ा, उनका आय भी अधिक है, सब कुछ उनका अच्छा है, फिर भी वो किस में आ जाते हैं, ओबीसी आरक्षित वर्ग में आ जाते हैं। और कोई गाँव में रह रहा है, मेरे गाँव में रह रहा है ओबीसी, जिसको नहीं पता, वो तो प्राइमरी स्कूल वही सरकारी स्कूल मध्य माध्यमिक विद्यालय में पढ़ा, लेकिन वो क्या हुआ, उसको इस आरक्षण में इस आदमी के साथ बैठकर भाग लेना पड़ा। तो अब बताइए मुझे, क्या ये समान हुआ, क्या ये कंपटीशन समान हुआ? एक ओबीसी है जिसको बचपन से अच्छी शिक्षा मिली है, एक ओबीसी है जिसको आज तक पता भी नहीं था कि ओबीसी आरक्षण क्या होता है, और उसको शिक्षा भी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जो गवर्नमेंट का होता है, जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है बिहार के गाँव में, तो वहाँ से मिली है। अब मुझे बताइए, क्या इनके बीच में कंपटीशन समान हुआ? नहीं हुआ समान। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, ओबीसी का वर्गीकरण करना चाह रही है। ऐसी जातियों को एक वर्गीकरण में रखा जाएगा जिनको आज तक एक बार भी इसका लाभ ही नहीं मिला है। सोचिए, ऐसी जातियां भी हैं आज भी। अगला क्या है, यह बात अलग है कि इनकी आबादी अन्य ओबीसी जातियों के मुकाबले काफ़ी कम है। आयोग ने रिपोर्ट मांगने के लिए सरकार से समय मांगा है। उनका कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त हो रहा है। ओबीसी आरक्षण को बांटने के लिए 2 फार्मूले तैयार किए गए हैं। आयोग से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक ओबीसी आरक्षण को बांटने के 2 फार्मूले तैयार किए, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पहले फार्मूले में ओबीसी आरक्षण को 3 श्रेणियों में बांटने की सिफारिश है। इनमें पहली श्रेणी में ओबीसी की ऐसी 1500 जातियों को शामिल प्रस्ताव किया गया जिन्हें आरक्षण का अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। 1500 ऐसी जातियाँ हैं ओबीसी में आज तक जिनको आरक्षण का आज तक लाभ ही नहीं मिला। ओके, इन्हें 10% आरक्षण देने की बात कही गई है। दूसरी श्रेणी में ऐसी जातियों को रखा जाता है जिन्हें 1 या 2 बार इसका लाभ मिला है। इनकी संख्या करीब 1000 बताई गई है। उन्हें भी बंटवारे में 10% आरक्षण प्रस्तावित किया गया है, जबकि बाकी बचे 7% आरक्षण उन जातियों को रखा गया है। बाकी 7% आरक्षण में 7% में उन सभी को रखा गया है जिनको सबसे ज़्यादा लाभ मिला है आरक्षण वगैरह का। तो अब जब आ जाएगा इसका पूरा रिपोर्ट, तब आपको देखना पड़ेगा कि आप किस श्रेणी में आते हैं। और बाकी तो इसमें कुछ है नहीं और पढ़ाने लायक। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। इनका नाम याद रखिएगा, गठित रोहिणी आयोग नाम है इनका, रोहिणी आयोग को ध्यान में रखिएगा। सेमीकंडक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है।
सेमीकंडक्टर से जुड़ा हुआ सवाल GS2 में अगर आपको देखने को मिलता है तो इसका 90% ज़्यादा चांस है कि आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा एग्जामिनेशन में। सेमीकंडक्टर और इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जाएंगे। गुजरात के गांधीनगर में, ये PT फैक्ट हो गया। सेमीकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो गुजरात के गांधीनगर में। किसके द्वारा किया गया? तो मोदी जी के द्वारा किया गया। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए वह भारत में मौजूद है। सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण हमारे यहाँ नहीं होता है। देखिए, दुनिया में हम किसी चीज़ में अगर पिछड़े हुए हैं और हमें ज़रूरत है उसको बनाने की, तो सेमीकंडक्टर चिप है वो, क्योंकि उसके बिना तो आने वाला समय जो है, आने वाले समय का ऑक्सीजन क्या होगा? तो सेमीकंडक्टर चिप होगा। अभी इसको लीड कौन कर रहा है? तो इसको ताइवान जैसे देश लीड कर रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर चिप में गुरु बन के बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ दुनिया में सबसे कम कॉर्पोरेट टैक्स है। सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए या फैक्ट्री स्थापित करने वालों को हम 50% की वित्तीय सहायता दे रहे हैं। हम उनको बोल रहे हैं कि तुम 100 रुपये अगर फैक्ट्री लगाओ तो 50 रुपये हम तुमको देंगे, बस तुम फैक्ट्री तो लगाओ। PM मोदी ने कहा कि सिर्फ एक साल में सेमीकंडक्टर निवेश को लेकर हवा का रुख बदला है। पिछले साल बेंगलुरु में सेमीकॉन इंडिया के आयोजन के दौरान निवेशक पूछते थे कि भारत में निवेश क्यों किया जाए। आज निवेशक पूछते हैं कि यह निवेश क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा मोदी जी ने बोला है। हमें क्या याद रखना है इसमें? सेमीकंडक्टर के निर्माण के कौन कौन से लाभ हो सकते हैं भारत में? तो पहला लाभ क्या होगा? आने वाले समय जो है ये इलेक्ट्रॉनिक का युग है। इलेक्ट्रॉनिक युग का मतलब होता है फ़ोन से लेकर, TV से लेकर, स्मार्ट वॉच से लेकर, यहाँ तक कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे जो चीज़ हैं, तो उसमें AC से लेकर, फ्रिज से लेकर आपका वॉशिंग मशीन, गाड़ी, ऑटोमेटिक व्हीकल, हर चीज़ में आपको सेमीकंडक्टर चिप देखने को मिलेंगे। सेमीकंडक्टर चिप का मतलब सामान्य भाषा में समझिए प्रोसेसर। आप फ़ोन खरीदने जाते होंगे तो बोलते होंगे ना प्रोसेसर क्या है, या सीधा बोलते कैमरा कितने पिक्सल का और लेके आ जाते हैं। तो कैमरा मेरा कुछ मायने नहीं रखता, मेन मायने रखता है फ़ोन का प्रोसेसर कितना है। तो फ़ोन का प्रोसेसर जितना अच्छा होगा उतना ही फ़ोन महंगा होता है। कई बार आपको फ़ोन सस्ता मिल जाता है, कैमरा देख के आप ले लेते हैं, लेकिन प्रोसेसर उसका घटिया निकलता है, तो फ़ोन फिर क्या होता है? गर्म होता है, हैंग करता है, ये सब समस्याएं आती हैं। प्रोसेसर कंप्यूटर का क्या हो गया? मुख्य रूप से वही दिमाग ही होता है। कंप्यूटर का दिमाग मुख्य रूप से वही होता है। किसी फ़ोन का, किसी स्मार्ट वॉच का सारा प्रोसेसर का काम होता है। जैसे इंटेल कंपनी का आपने नाम सुना होगा। आपके पास अगर लैपटॉप है तो उस पर देखिए इंटेल i5, i6 ऐसे लिखा होगा, i7 लिखा होगा। फ़ोन का होता है स्नैपड्रैगन का, आपने प्रोसेसर सुना होगा, और AMD वगैरह भी प्रोसेसर बनाती है। ये सब किस में काम आता है? प्रोसेसर का काम करता है। प्रोसेसर भारत में नहीं बनते, हम पिछड़े हुए हैं देश हैं बिल्कुल, प्रोसेसर के मामलों में हम कोई स्थान ही नहीं हमारा। लेकिन अब भारत की सरकार कोशिश कर रही कि भारत में भी प्रोसेसर का निर्माण हो। इसके फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, निर्भरता हमारी ख़त्म हो जाएगी दूसरे देशों पर, चीन, जापान, ताइवान, अमेरिका, इन सब देशों पर निर्भरता ख़त्म हो जाएगी। सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर उद्योग में भी हम लीड करना शुरू कर देंगे। हार्डवेयर उद्योग में भी हम पिछड़े हुए हैं, उसका मुख्य कारण सेमीकंडक्टर भी है। आने वाला युग जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का युग है, रोबोटिक्स का युग है। आने वाला समय जो है इंडस्ट्री 4.0, 5.0 की बात करते हैं हम लोग, तो उसमें ये सहायता होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सहायक होगा, निवेश बढ़ेगा, इससे रोजगार बढ़ेगा, तकनीक बढ़ेगा, युद्धक क्षमता भी बढ़ती है, और युद्ध में भी बहुत सारे ऐसे हथियार ऑटोमेटेड जिसमें सेमीकंडक्टर चिप का यूज होता है। तो यही सब फायदा होगा, इसको ध्यान में रखिएगा सेमीकंडक्टर चिप के बारे में। और गांधीनगर में सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और मोदी जी ने क्या बोला है कि हमने सेमीकंडक्टर के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए बीटेक वगैरह का जो कैरिकुलम होता है उसमें हमने बदलाव किया है। देखिए, कॉलेज में जब बदलाव होता है तो उसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है? इंडस्ट्री पर पड़ता है, उद्योग पर पड़ता है। जिस तरीके के इंजीनियर निकलेंगे तभी तो वहाँ पर जाएंगे। अब इंजीनियर सारे निकलेंगे, मान लीजिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो वो हार्डवेयर में काम करने में उतने उन्नत नहीं होते हैं, उनको सिखाना पड़ता है, ट्रेन करना पड़ता है, फिर वो काम कर पाते हैं। तो हमने कॉलेज के कैरिकुलम में ही बदलाव कर दिया, सिलेबस में बदलाव कर दिया है। अब सेमीकंडक्टर की भी पढ़ाई भारत में शुरू हो गई। अभी तक IIT चुनिंदा थे, IIT मद्रास, बॉम्बे वगैरह में पढ़ाई होती थी, बाकी सेमीकंडक्टर की कहीं पर भी पढ़ाई नहीं होती थी। अब हमने वहाँ भी सुधार किया है और हम यहाँ भी सुधार कर रहे हैं, और आने वाले समय में आपको सेमीकंडक्टर का निर्माण भारत में देखने को मिल सकता है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जैव विविधता संरक्षण के अग्रिम मोर्चे पर भारत। बहुत अच्छी बात है। जैव विविधता संरक्षण का बैठक हुआ है कहाँ पर? तो चेन्नई में। G20 के जैव विविधता संरक्षण का बैठक कहाँ पर हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। भारत जैव विविधता के संरक्षण, सुरक्षा, पुनरुद्धार, उसको बढ़ावा देने के उपाय पर लगातार कार्य कर रहा है। बहुत सुंदर बात है। इसके लिए उच्च मानदंड और लक्ष्य तय किए गए हैं, जिससे जैव विविधता के सतत विकास की प्रक्रिया जारी रहे। मोदी जी ने शुक्रवार को G20 देशों के पर्यावरण मामलों के मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही है। हमें ये जानना था कि G20 के पर्यावरण से मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई है? तो अपने चेन्नई में हुई है। इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, PT में आपसे मूल रूप से पूछे जाएंगे। बाकी मैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको करवा देता हूँ। कौन कौन से हैं भाई? देखिए, लोकसभा में क्या हुआ है, लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 को पारित कर दिया
दिया गया है। अभी सेशन चल रहा है, खूब मारामारी चल रहा है, लग ही नहीं रहा कि मान्यता लोग बैठे हुए हैं, लग रहा है जैसे पता नहीं कहाँ से लोग आके बैठे हो। खूब मतलब जम के मारामारी हो रहा है, मारामारी मतलब खूब सस्पेंड कर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, रोज़ ही हो हल्ला हो रहा है। तो वही मतलब कि संसद चल रहा है अभी अपना। और लोकसभा से कौन सा विधेयक को पारित किया गया है? लोकसभा से पारित किया गया है जैव विविधता संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है। जैव विविधता अधिनियम 2002 को वर्ष 1992 के जैव विविधता अधिनियम के तहत अभिसमय के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के जवाब में अधिनियमित किया गया था। CBD कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अनुसार देश को अपने जैविक संसाधनों को नियंत्रित करने का पूरा अधिकार है और यह राष्ट्रीय कानून के आधार पर इन संसाधनों तक पहुंच को विनियमित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। CBD जैविक संसाधनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए यह अधिनियम एक त्रिस्तरीय संरचना की स्थापना करता है। पहला स्तर कौन सा होगा? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। दूसरा होगा स्टेट का। तीसरा कौन सा होगा? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। 3 स्तर का बायोडाइवर्सिटी के संरक्षित करने के लिए बनाए गए हैं, 3 स्तरीय, 1, 2, 3। सबसे नीचे कौन सा होगा? स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समिति। स्थानीय मतलब लोकल बॉडीज, गांव और शहर के स्तर पर। दूसरा होगा राज्य के, और एक कौन होगा? सर्वे सर्वा पर सेंटर का होगा। तो ये त्रिस्तरीय फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। ये नया नया संशोधन हुआ है। दिसंबर 2021 में वर्ष 2002 के अधिनियम में संशोधन के लिए लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 को पेश किया गया था। और इस संशोधन को उद्देश्य भारत में धारणीय जैव विविधता संरक्षण उपयोग को बढ़ावा देते हुए इस अधिनियम को वर्तमान की मांगों प्रगति के साथ संरेखित करना है। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 के प्रमुख प्रावधान कौन से हैं? जैव विविधता संशोधन विधेयक में संशोधन हुआ है, तो ये आपके मेंस एग्जामिनेशन और PT एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ पर अंतर देख लीजिए कि 2002 में क्या था और संशोधन क्या किया गया है, उसको देखिए। यहाँ पर है कि 2002 अधिनियम में क्या था और संशोधन क्या किया गया है। जैविक संसाधनों तक पहुँच पहले सूचित करना आवश्यक था। अब क्या किया गया? विधेयक उन संस्थाओं गतिविधियों के वर्गीकरण को संशोधित करता है जिसके लिए सूचना की आवश्यकता होती है, और साथ ही कुछ मामलों में छूट भी प्रदान की गई है जैविक संसाधनों तक पहुंच के मामले में। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है? बौद्धिक संपदा अधिकार के अधिनियम में अधिनियमित वर्तमान में भारत से जैविक संसाधनों से संबंधित IPR के लिए आवेदन करने से पहले NBA अनुमोदन की मांग करता था। अब अगला क्या है? विधेयक सुझाव देता है कि IPR मतलब बौद्धिक संपदा अधिकार वास्तविक अनुदान से पहले अनुमोदन की आवश्यकता होगी, आवेदन प्रक्रिया के दौरान नहीं होगी। आयुष चिकित्सकों को छूट भी दिया गया है। यह पंजीकृत आयुष, आयुर्वेद, योगा, सिद्धा, इनके बारे में बात हो रही है। चिकित्सकों और संहिताबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुंच रखने वाले लोगों को कुछ उद्देश्यों के लिए जैविक संसाधन तक पहुंच हेतु छूट भी दिया गया है। और लाभ साझा करना, यह अधिनियम लाभ साझा करने का आदेश देता है जिनमें उन लोगों के साथ मौद्रिक व गैर मौद्रिक लाभ साझा करना शामिल है जो जैव विविधता का संरक्षण करते हैं और इससे संबंधित पारंपरिक ज्ञान रखते हैं। यह अब संशोधन क्या किया गया है? यह विधेयक अनुसंधान, जैव सर्वेक्षण और जैव उपयोग द्वारा लाभ साझा करने की आवश्यकताओं के प्रयोज्यता को हटा देता है कि हमें लाभ साझा करने की कोई ज़रूरत ऐसा कुछ है नहीं। तो ये कुछ ऐसे हैं जिसमें सुधार किया गया है। अगला देखिए क्या है? आपराधिक दंड क्या किया गया? यह अधिनियम विशिष्ट गतिविधियों के लिए अनुमोदन या सूचना प्राप्त करने जैसे अपराधों हेतु कारावास सहित आपराधिक दंड लगाता था पहले 2002 वाले एक्ट में। अब क्या है? इसमें आपराधिक दंड को समाप्त करके केवल जुर्माना तक दंड को रखा गया। अगर आप जैव विविधता को उससे जुड़ी हुई सूचनाएं लेना चाहते हैं या उसको नुकसान पहुंचाएंगे तो उससे जुड़े हुए जो दंड का भी प्रावधान था, अगर आपने नुकसान पहुंचाया तो दंड के साथ साथ कारावास भी था। अब क्या कर दिया गया है? सिर्फ और सिर्फ जुर्माना का प्रावधान रखा गया है, कारावास वगैरह का प्रावधान जो है वो समाप्त कर दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैव विविधता जुड़ा हुआ है। एक यूनेस्को का रिपोर्ट आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट है। सबसे पहले तो इसको कौन तैयार करता है? तो यूनेस्को के द्वारा तैयार किया जाता है। इसी को आप ध्यान में रखेंगे। हाल ही में यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2023 जारी की है जिसका शीर्षक है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। और क्या है उसका थीम? देखिए क्या है? और टू ऑन ह्यूज टर्म्स, इसको सही से पढ़ते हैं, और टूल ऑन ह्यूज टर्म्स ने उन स्कूलों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध का समर्थन किया है जहां प्रौद्योगिकी के एकीकरण से सीखने में सुधार नहीं होता है। अब इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं। रिपोर्ट का मुख्य बिंदु क्या है? स्मार्टफोन के उपयोग को प्रतिबंधित करने हेतु तर्क क्या दिया गया है? रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि 14 देशों में केवल मोबाइल डिवाइस से निकटता के कारण छात्रों का ध्यान भटकता है और सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मोबाइल डिवाइस के कारण भूल जाते होंगे क्या पढ़ा है क्या नहीं, दिन भर बैठ के रील देखते होंगे। तो ये आप रिपोर्ट आपके लिए सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है,
फिर भी 4 में से 1 से भी कम ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग को प्रतिबंध लगाया हुआ है। ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चों का ध्यान भटकता है, लेकिन स्कूल जो है वो देश जो है वो उसने उसको लोकतंत्र के नाम पर सबको छूट दे रखी कि ठीक है मोबाइल लेके बैठे रहो, हमको कोई मतलब ही नहीं है। इससे 2 से 17 वर्ष की आयु के बीच के युवाओं का एक अध्ययन का हवाला दिया है, जिससे पता चला है कि अधिक समय तक स्क्रीन देखना खराब स्वास्थ्य, कम जिज्ञासा, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक स्थिरता, उच्च चिंता एवं अवसाद का निदान से संबंधित है। अधिक समय तक स्क्रीन आवर आपका कितना है, फ़ोन में जाकर अगर आपका नया वाला एंड्रॉयड है तो देखिए उसमें जाकर स्क्रीन आवर आपका कितने घंटे का है। पढ़ने के लिए तो स्क्रीन पर आना ही पड़ता है, मुझे भी पढ़ाने के लिए आना पड़ता है, उसके अलावा कितने देर का आपका स्क्रीन आवर है एक बार देख लीजिएगा। पहुँच में असमानता। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन सीखने की ओर तेज़ी से बदलाव के कारण दुनिया भर में कम से कम आधे अरब छात्र वंचित रह गए। आधा अरब छात्र वंचित रह गए जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, इंटरनेट तक पहुंच नहीं थी, जिसका सबसे गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ना। डिजिटल प्रौद्योगिकी का सीमित अनुकूलन। तकनीकी परिवर्तन की तेज़ गति शिक्षा प्रणाली को अनुकूलित करने के लिए दबाव डालती है। डिजिटल साक्षरता और आलोचनात्मक विचार कौशल विशेष रूप से जेनरेटिव एआई के विकास के साथ महत्वपूर्ण है। हालांकि अनुकूल प्रयास अभी भी प्रगति पर हैं, केवल सीमित संख्या में देशों के पास एआई के लिए परिभाषित कौशल और पाठ्यक्रम भी है। डेटा प्राइवेसी की भी चिंता की है यूनेस्को ने। बच्चों का डेटा उजागर किया जा रहा है, फिर भी केवल 16% देश कानून द्वारा शिक्षा में डेटा की गोपनीयता का स्पष्ट गारंटी देते हैं। मात्र 16% देश ऐसे हैं जो एजुकेशन में जो आपने डेटा है या आपके संबंधी डेटा है उसकी सुरक्षा गारंटी देते हैं। बच्चों का डेटा तक संभाल के नहीं रख पाते स्कूल और ये देश। एक विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि महामारी के दौरान अनुशासित 163 शिक्षा प्रौद्योगिकी उत्पादों में से 89% बच्चों का सर्वेक्षण कर सकते हैं। जो उनको क्या हुआ था कि महामारी के दौरान जो बच्चों को दिया गया था कि भाई आप ये यूज करो, कुछ गैजेट वगैरह दिए गए थे, उससे 89% बच्चों का सर्वेक्षण भी कर लिया था। उन लोगों ने बच्चों का डेटा इकट्ठा कर लिया था कि बच्चों को क्या पसंद है, किस प्रकार की चीज़ें, फिर उसी संबंधित आपको ऐड दिखाते हैं। आपने कभी सोचा है कि जो चीज़ आप सर्च करते हैं या जिस चीज़ की आप बात करते हैं वही वीडियो और वही ऐड क्यों आपको दिखने लग जाता है? स्मार्टफोन सुन रहा होता है 24 घंटे जो भी आप बात कर रहे होते हैं। ओके, इसके अलावा महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने वाले 42 में से 39 सरकारों ने ऐसे उपयोग को बढ़ावा दिया जो बच्चों के अधिकार को जोखिम में डालते हैं या उनका उल्लंघन करते हैं। तो बच्चों के जो डिजिटल उनके कुछ अधिकार हैं उनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया है। कई देश प्रौद्योगिकी खरीद के दीर्घकालिक वित्तीय निहितार्थ को नज़रअंदाज करते हैं। और एडटेक मार्केट का क्या मतलब हो गया? बड़े बड़े जो एडटेक होते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी होते हैं, का विस्तार जारी है, जबकि मूलभूत शिक्षा की आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई है अभी भी। प्रौद्योगिकी को प्रायः राष्ट्रीय बजट की दीर्घकालिक लागतों को ध्यान में रखते हुए अंतर को कम करने के लिए लाया जाता है। निम्न आय वाले देशों मूलभूत डिजिटल शिक्षा की ओर बढ़ने तथा निम्न मध्यम आय वाले देशों में सभी स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने की लागत राष्ट्रीय SDG सतत विकास लक्ष्य 4 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उनके वर्तमान वित्त पोषण अंतर में 50% का इजाफा करेगा। तो आपसे क्या पूछेगा कि SDG 4 के बारे में बताइए, और आपसे क्या पूछेगा पीटी में कि वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट कौन जारी करती है? तो यूनेस्को जारी करता है। और क्या लिखा है? अ टूल ऑन ह्यूज टर्म्स। ये दिया गया है कि भाई स्मार्टफोन के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ये मददगार तो हो रहा है लेकिन इसके कारण नुकसान भी हो रहा है, और इसको कई जगहों पर प्रतिबंधित करने का यूनेस्को ने समर्थन किया है। अब बिहार स्पेशल न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। काफ़ी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिहार स्पेशल में क्या है आज? बिहार में राजमार्गों के उन्नयन के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB और भारत सरकार के द्वारा $295 मिलियन के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर हो गया है। 27 जुलाई 2023 को बिहार में लगभग 265 किलोमीटर राज्य स्टेट हाईवे राजमार्गों को जलवायु और आपदा प्रतिरोधी डिजाइन व सड़क सुरक्षा कारकों के साथ उन्नत बनाने के लिए एशियन विकास बैंक और भारत सरकार ने $295 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर कर लिया है। जो अपने स्टेट हाईवे हैं देश में, उनको पर्यावरण और जलवायु और आपदा प्रतिरोधी बनाना है, और उसको क्या करना है? सड़क सुरक्षा के लिए उन्नत तरीके का सड़क बनाना है। इसके लिए क्या किया जा रहा है? तो ADB और भारत सरकार ने $295 मिलियन का ऋण पर साइन कर लिया है। बिहार सड़क परियोजना में कनेक्टिविटी और स्थिरता से संबंधित इस समझौते पर भारत सरकार की ओर से आर्थिक क्रिया विभाग के अपर सचिव वुमलुंगमंग वनलाम ने और ADB की ओर से भारत में ADB के देश निदेशक
ताकाओ कोनेसी ने हस्ताक्षर किया है। यह परियोजना सभी राज्य राजमार्गों का मानक 2 लेन चौड़ाई में उन्नयन करने और सड़क सुरक्षा में सुधार लाने संबंधी बिहार सरकार के कार्यक्रम में सहायता करेगी। उन्नत सड़कें बिहार के कुछ सबसे ग्रामीण जिलों में कनेक्टिविटी बढ़ाएगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये काम करेगा। इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार सरकार ने किससे लिया है? तो एडीबी से। उल्लेखनीय है कि 2008 से एडीपी ने बिहार में लगभग 1696 किलोमीटर स्टेट हाईवे के उन्नयन और गंगा नदी पर एक नए पुल के निर्माण के लिए $1.63 बिलियन के 5 ऋण प्रदान किए 2008 के बाद से। इसको भी ध्यान में रखिएगा। किसने दिया है? तो भारत सरकार। देखिए, भारत सरकार के थ्रू ही जब भी ऋण लेगा बिहार सरकार, बाहर से कहीं तो लेगा, तो एडीबी से बिहार सरकार ने ऋण लिया है। ओके, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।